अरे भैया, शादियों का सीजन आ गया है। आपके वाली की शादी भी हो रही होगी, अगले साल हो जाएगी। इससे पहले तुम अपना सिलेक्शन लेके फुल वॉल्यूम में डीजे बजाना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। चलो भैया, आज हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों को पढ़ेंगे और समझेंगे। अबे रुको 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 रुको, रुक जा। तुमको वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने में जोर पड़ता है क्या? कर दे। इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं हम। और कमेंट करके भी बता दिया करो कि वीडियो कैसी लगी है। हाँ यार, वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। तो आज का टॉपिक यूपी के मेले हैं। हाँ बिल्कुल। चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। देखो, इस स्लाइड में उत्तर प्रदेश का एक सुनहरा एक गोल्डन नक्शा दिखाया गया है। और मैं देख पा रही हूँ कि इस पर 4 लेबल्स भी मार्क किए गए हैं। एकदम सही। अगर हम कंटेंट को ब्रेक डाउन करें तो पहली जानकारी है कि संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 में लखनऊ में हुई थी। 1957 लखनऊ, ठीक है। और मेलों की बात करें तो सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं। इनकी संख्या 86 है। और सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? स्लाइड के मुताबिक सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं और कुल मेले प्रतिवर्ष 2250 से ज्यादा लगते हैं। मेरा एक डाउट है, क्या यूपी में सच में इतने सारे मेले लगते हैं? हाँ, स्लाइड के अनुसार प्रतिवर्ष कुल 2250 से ज्यादा मेले लगते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 86 अकेले मथुरा में है। ये नंबर तो काफी विशाल है। तो याद रखें, सर्वाधिक मथुरा और न्यूनतम पीलीभीत। समझ गई। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में क्या विजुअल्स हैं? इसमें भारत का नक्शा है, जिस पर 4 हरे डॉट्स बने हुए हैं और एक खास बॉक्स दिया गया है। ये कुंभ मेले के बारे में है ना? हाँ, कुंभ 4 जगह लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी पर, उज्जैन में शिप्रा नदी पर, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती संगम पर और नासिक में गोदावरी नदी पर। अच्छा, मेरा एक सवाल है, महाकुंभ कितने सालों बाद आता है? स्लाइड के खास बॉक्स के अनुसार महाकुंभ 144 साल बाद आता है और इसकी शुरुआत हर्षवर्धन ने की थी। और ये जो नीचे यूनेस्को धरोहर वाला पॉइंट है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। स्लाइड में स्पष्ट लिखा है कि इसे 2017 में यूनेस्को धरोहर का दर्जा मिला। ये प्रीलिम्स के लिए सीधा सवाल है। 2017 का यूनेस्को टैग याद रहेगा। तो इस स्लाइड का टेक अवे है 4 नदियां, 4 शहर और 2017 का यूनेस्को टैग। एकदम क्लियर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। बनारस के बारे में है ये। हाँ, इसमें वाराणसी क्षेत्र पर फोकस करते हुए 4 बॉक्स दिखाए गए हैं। कौन कौन से उत्सव हैं इसमें? पहला है गंगा महोत्सव, जो संस्कृति और संगीत से जुड़ा है। दूसरा है ध्रुपद मेला, जो तुलसी घाट पर होता है और शास्त्रीय संगीत के लिए जाना जाता है। और बाकी 2? तीसरा है देव दीपावली, जो कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है और इसमें लाखों दिए जलते हैं। इंटरेस्टिंग। और चौथा है नकटैया मेला। नकटैया मेला, ये नाम थोड़ा अलग है। नकटैया मेले का क्या विषय है? स्लाइड में साफ लिखा है कि ये चेतगंज में होता है और रामायण के शूरपणखा प्रसंग से जुड़ा है। शूरपणखा प्रसंग, तभी इसका नाम नकटैया है। बिल्कुल। तो वाराणसी के इन मेलों में देव दीपावली और नकटैया विशेष हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये तो आगरा की स्लाइड लग रही है। हाँ, इसके बीच में ताजमहल का आइकॉन है और 4 मेले मार्क किए गए हैं। इसमें ताज महोत्सव तो होगा ही। सही कहा। ताज महोत्सव फरवरी में शिल्पग्राम में लगता है। दूसरा है बटेश्वर मेला, जो यमुना तट पर लगने वाला पशु मेला है। और तीसरे नंबर पर क्या है? तीसरा है सुलह कुल उत्सव और चौथा है कैलाश मेला, जो सावन के तीसरे सोमवार को सिकंदरा में लगता है। मेरा एक डाउट है, सुलह कुल उत्सव की खासियत क्या है? स्लाइड के अनुसार ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। अच्छा, ये एक अच्छा हिस्टोरिकल पॉइंट है। तो आगरा मतलब ताज, पशु मेला और सुलह कुल। आगरा डिकोड हो गया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड का विजुअल क्या है? इसमें मथुरा वृंदावन क्षेत्र का मैप है और 5 अलग अलग आयोजन दिखाए गए हैं। ब्रज के लंग, कौन से आयोजन हैं ये? लठमार होली, जन्माष्टमी जो भाद्रपद अष्टमी को होती है, वृंदावन में हरिदास जयंती जहां ध्रुपद गायन होता है, और मथुरा शहर में? मथुरा शहर में मुड़िया या जिसे कंस मेला भी कहते हैं वो लगता है, और विश्राम घाट पर यमुना चुनरी उत्सव। एक डाउट जो हमेशा आता है, लठमार होली कब और कहाँ होती है? स्लाइड में साफ है कि ये बरसाना और नंदगांव में फाल्गुन माह में होती है। बरसाना और नंदगांव फाल्गुन के महीने में। तो ब्रज क्षेत्र में फाल्गुन से भाद्रपद तक हर उत्सव खास है। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये अवध क्षेत्र की स्लाइड है।
इसमें क्या विजुअल्स हैं? इसमें अवध क्षेत्र पर फोकस है और 2 मुख्य इवेंट्स की जानकारी दी गई है। पहला तो लखनऊ महोत्सव होगा। हाँ, लखनऊ महोत्सव जो अवधी कला से जुड़ा है, और दूसरा है देवा शरीफ मेला। देवा शरीफ मेला किसकी याद में लगता है? स्लाइड के अनुसार ये वारिस अली शाह से जुड़ा है और कार्तिक माह में लगता है। इसकी खासियत है हिंदू मुस्लिम सद्भाव। और ये जो लखनऊ महोत्सव के साथ यूनेस्को गैस्ट्रोनॉमी लिखा है, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। सही पकड़ा, ये एक विशेष तथ्य है जो सीधा परीक्षा में आ सकता है। गैस्ट्रोनॉमी यानी खान पान से जुड़ा यूनेस्को टैग तो अवध में कला और सद्भाव का बेहतरीन संगम है। एकदम स्पष्ट है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब हम पश्चिमी यूपी आ गए हैं। मैप पर क्या दिख रहा है? इसमें पश्चिमी यूपी के 3 शहरों सहारनपुर, मेरठ और हापुड़ को पॉइंटर से दिखाया गया है। तो मेरठ में कौन सा मेला है? मेरठ में नौचंदी मेला लगता है। ये होली के बाद होता है और नवचंदी मंदिर तथा बाले मियाँ की मजार से जुड़ा है। और सहारनपुर? सहारनपुर में शाकुंभरी देवी का मेला लगता है। ये नवरात्रि के समय साल में 2 बार होता है। और हापुड़ में? हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर मेला लगता है। मेरा एक सवाल है, मिनी हरिद्वार किसे कहते हैं? गढ़मुक्तेश्वर मेले को मिनी हरिद्वार कहते हैं, जो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। गढ़मुक्तेश्वर यानी मिनी हरिद्वार। तो पश्चिमी यूपी में मेरठ, हापुड़ और सहारनपुर की ये मेले बहुत प्रसिद्ध हैं। आगे चलते। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये पूर्वांचल क्षेत्र है, इसमें कौन से बॉक्स हैं? इसमें गोरखपुर, बलिया और अंबेडकर नगर के 3 बॉक्स हैं। कंटेंट में क्या जानकारी है? गोरखपुर में मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेला लगता है, बलिया में ददरी मेला लगता है और अंबेडकर नगर आजमगढ़ सीमा पर गोविंद साहब मेला। ददरी मेले की मुख्य बात क्या है? स्लाइड के अनुसार ये एक पशु मेला है जो भृगु ऋषि से जुड़ा है। अच्छा, बलिया का ददरी एक पशु मेला है। तो मकर संक्रांति की खिचड़ी और ददरी का पशु मेला पूर्वांचल की पहचान है। ये भी क्लियर हो गया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब बुंदेलखंड का मैप है, इस पर क्या पॉइंट किया गया है? बुंदेलखंड के मैप पर 4 महोत्सव पॉइंट किए गए हैं। वो 4 महोत्सव कौन से हैं? पहला है झांसी महोत्सव, जिसे आयुर्वेद महोत्सव भी कहते हैं। दूसरा है मौरानीपुर का जल विहार मेला। और बाकी 2? महोबा का कजली महोत्सव और कार्तिक पूर्णिमा पर कालिंजर दुर्ग में लगने वाला कालिंजर मेला। कजली महोत्सव का संबंध किससे है? स्लाइड में स्पष्ट है कि इसका संबंध महोबा से है और ये आला उदल की वीरता और कीरत सागर से जुड़ा है। आला उदल की वीरता, बहुत बढ़िया। तो बुंदेलखंड के मेले वीरता और प्राचीन किलों का इतिहास बताते हैं। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये रोहेलखंड और मध्य क्षेत्र का मैप है, इसमें कौन से मेले हैं? इसमें फर्रुखाबाद, बहराइच और शाहजहांपुर के 4 मेले मैप पर दिखाए गए हैं। फर्रुखाबाद में कौन सा है? फर्रुखाबाद में कंपिल महोत्सव है और गंगा तट पर रामनगरिया मेला है, जिसे मिनी कुंभ कहते हैं। और बहराइच में? बहराइच में गाजी मसूद की दरगाह पर सैयद सालार मेला लगता है और शाहजहांपुर में ढाई घाट मेला। मेरा डाउट कंपिल महोत्सव को लेकर है, ये किस धर्म से जुड़ा है? स्लाइड में साफ लिखा है कि ये जैन धर्म से जुड़ा है। जैन धर्म से, याद रहेगा। तो रोहिलखंड में दरगाह से लेकर गंगा तट तक विविधता है, काफी डाइवर्सिटी है यहाँ। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब क्या मार्क किया गया है? इस स्लाइड में अयोध्या, सीतापुर, चित्रकूट और कासगंज को मार्क किया गया है। ये रामायण और पौराणिक मेलों की स्लाइड है। अयोध्या में तो रामनवमी मेला होगा। हाँ, अयोध्या में रामनवमी या रामायण मेला है। चित्रकूट में भी रामायण मेला लगता है। सीतापुर में क्या है? सीतापुर के नैमिषारण्य में 84 कोस की परिक्रमा का मेला लगता है और कासगंज में सोरो मेला। सोरो मेला का पौराणिक महत्व क्या है? स्लाइड के मुताबिक ये वराह अवतार और पृथ्वी उद्धार से जुड़ा है। वराह अवतार से जुड़ा है, बहुत ही पौराणिक जानकारी है। तो ये सभी मेले सीधे हमारे पौराणिक आख्यानों से जुड़े हैं। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। विजुअल्स थोड़े अलग लग रहे हैं इस बार। हाँ, इसमें मैप के साथ पेंट ब्रश और स्टेंसिल जैसे कुछ चित्र बने हैं और 4 लोक कलाएं दी गई हैं। कौन कौन सी लोक कलाएं हैं? पहली है चौक पूर्णा, जो फर्श की कला है और इसमें आटा और हल्दी का उपयोग होता है। दूसरी है गोदना, जो शरीर पर टैटू बनाने की जनजातीय कला है। और तीसरी है सांझी कला और चौथी है पूर्वांचल की सोन रखना, जो शिशु जन्म या विवाह के समय की जाती है। सांझी कला में किस चीज का इस्तेमाल होता है? स्लाइड बताती है कि ये मथुरा और ब्रज की कला है और इसमें कागज के स्टेंसिल का उपयोग होता है। कागज के स्टेंसिल, अच्छा। तो यूपी की लोक कलाएं रोजमर्रा के जीवन का सुंदर हिस्सा हैं। सही कहा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब हम पक्षी विहारों पर आ गए हैं। नीले और हरे पक्षियों के आइकन दिख रहे हैं। हाँ, इस स्लाइड में 3 प्रमुख पक्षी विहारों की जानकारी है। पहला कौन सा है? उन्नाव में नवाबगंज या आजाद पक्षी विहार है,
जो 1984 में बना पहला पक्षी विहार है। फिर है लाख बहोशी, जो सबसे बड़ा है और इत्र नगरी में है। और तीसरा है एटा का पटना पक्षी विहार। सबसे छोटा पक्षी विहार कैसे याद रखें? स्लाइड में ट्रिक दी है, ईंट जैसा छोटा। ईंट यानी एटा, जहां पटना पक्षी विहार है। ईंट जैसा छोटा, ये ट्रिक तो बड़ी आसान है। तो प्रथम, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। एकदम पक्के हो गए ये तीनों। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें भी पक्षी विहार है? हाँ, मैप में 4 और पक्षी विहार दिखाए गए हैं, जिनमें याद करने की ट्रिक्स भी हैं। कौन कौन से? हरदोई में सांडी पक्षी विहार है, मैनपुरी में समान पक्षी विहार है, गौतम बुद्ध नगर में ओखला पक्षी विहार है और अलीगढ़ में शेखा झील है, जो प्रवासी पक्षियों के लिए है। सांडी और समान पक्षी विहार के लिए क्या ट्रिक दी गई है? स्लाइड के अनुसार सांडी के लिए ट्रिक है सांड बराबर हार्ड यानी हरदोई, और समान के लिए ट्रिक है मैं बराबर समान यानी मैनपुरी। सांड बराबर हार्ड हरदोई, ये भी अच्छी ट्रिक है। इन ट्रिक्स से परीक्षा में सही उत्तर खोजना आसान हो जाएगा। हाँ, ऑप्शंस देखते ही क्लिक कर जाएगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में क्या है? इसमें पूर्वी क्षेत्र और बुंदेलखंड के 4 पक्षी विहार और उनकी ट्रिक्स दी गई हैं। वो 4 कौन से हैं? संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार, रायबरेली में समसपुर, गोंडा में पार्वती अर्गा और महोबा में विजय सागर। रायबरेली के पक्षी विहार को कैसे याद रखें? स्लाइड में बेहतरीन ट्रिक है, समस्या में रायलो यानी समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। समस्या में रायलो। और बखीरा के लिए बखेड़ा नहीं करते, पार्वती अर्गा के लिए गोद में पार्वती और विजय सागर के लिए विजय का मोर। ये ट्रिक्स सीधे दिमाग में छप जाने वाली हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब हम बांध यानी डैम्स पर आ गए हैं। इसमें क्या फोकस है? इसमें ललितपुर और झांसी को फोकस करते हुए बेतवा नदी तंत्र के 4 बांध दिखाए गए हैं। कौन से 4 बांध? ललितपुर में बेतवा नदी पर माता टीला या रानी लक्ष्मीबाई बांध है, वहीं राजघाट बांध भी है। झांसी में बेतवा नदी पर पारीक्षा बांध और सुकमा डुकमा बांध है। कौन सा बांध यूपी और एमपी का संयुक्त प्रोजेक्ट है? स्लाइड में राजघाट बांध को यूपी और एमपी का संयुक्त प्रोजेक्ट बताया गया है। राजघाट बांध यूपी प्लस एमपी। तो बेतवा नदी पर ललितपुर और झांसी के ये बांध भूगोल के मुख्य हिस्से हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस मैप में भी डैम्स के आइकन हैं। हाँ, इस मैप में 4 बांध डैम के आइकन के साथ दर्शाए गए हैं। ये पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र के होंगे? बिल्कुल। रेहंद नदी पर रेहंद या गोविंद वल्लभ बांध है। अर्जुन नदी पर अर्जुन बांध है। बाकी 2? चकिया में चंद्रप्रभा बांध है और मिर्जापुर में जिरगो बांध है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? स्लाइड के अनुसार रेहंद या गोविंद वल्लभ बांध पर स्थित झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और अर्जुन बांध की भी कोई ट्रिक है? हाँ, स्लाइड में ट्रिक है, अर्जुन बराबर हमीर यानी अमीर, तो ये हमीरपुर में। समझ गई। तो पूर्वांचल के इन बांधों में रेहंद का नाम सबसे ऊपर आता है, वो सबसे बड़ा जो है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स की स्लाइड है। हाँ, इसमें 4 वाटरफॉल्स की जानकारी दी गई है। कहाँ कहाँ है ये? चंद्रप्रभा अभ्यारण्य में राजदरी और देवदरी हैं। चित्रकूट में शबरी जलप्रपात है। मिर्जापुर में पिकनिक स्पॉट के तौर पर बिडम और टांडा हैं और सोनभद्र में मुक्खा है। शबरी जलप्रपात का महत्व क्या है? स्लाइड में लिखा है कि ये चित्रकूट में है और राम वनवास से जुड़ा है। राम वनवास से जुड़ा है, इसीलिए खास है। तो विंध्य क्षेत्र के ये जलप्रपात अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। बहुत सुंदर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अरे, इस स्लाइड में तो वीएस लिखकर 2 बॉक्स आमने सामने रखे गए हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण कंफ्यूजन पॉइंट्स हैं जो अक्सर परीक्षा में कंफ्यूज करते हैं। क्या लिखा है बॉक्स में? पहला है कजली वर्सेस कजरी, दूसरा है बखीरा वर्सेस कबीर मिला। कजली और कजरी में क्या अंतर है? स्लाइड के मुताबिक कजली महोबा का है और आला उदल की वीरता से जुड़ा है, जबकि कजरी मिर्जापुर का वर्षा ऋतु का लोकगीत है। ये महत्वपूर्ण कंफ्यूजन पॉइंट्स वाली स्लाइड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। बिल्कुल, एग्जामिनर अक्सर कजली कजरी और बखीरा कबीर मेला में फंसाने की कोशिश करते हैं, इसे अच्छे से रट लें। बखीरा और कबीर मेला का क्या है? बखीरा संत कबीर नगर का पक्षी विहार है, जबकि कबीर मेला मगर संत कबीर नगर का आयोजन है। तो परीक्षा में इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से बचना है। एकदम सही। चलो अब हमारी आखिरी स्लाइड देखते हैं। ये एक समरी स्लाइड लग रही है। हाँ, ये एक समरी स्लाइड है जिसमें पूरे यूपी के मैप पर 5 मुख्य पॉइंट्स का क्विक रिकैप है। क्या क्या है रिकैप में? सबसे बड़ा मेला कुंभ प्रयागराज में, पशु मेला है बटेश्वर आगरा में और ददरी बलिया में,
हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है नौचंदी मेरठ में और सुलहकुल आगरा में। और देवताओं की होली? देवताओं की होली देव दीपावली को कहते हैं, जो वाराणसी में होती है। जनजातीय मेला कहाँ लगता है? स्लाइड के रिकैप में स्पष्ट है, देवीपाटन, बलरामपुर में। ये क्विक रिकैप बॉक्स तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट एग्जाम हैक लग रहा है। बिल्कुल, ये स्लाइड पूरी क्लास का निचोड़ है। इस एक स्लाइड में आपका आधा आर्ट एंड कल्चर रिवाइज हो गया। ये सच में बहुत हेल्पफुल है। तो हमने यूपी की कला, मेले और भौगोलिक तथ्य देखे, लेकिन एपिसोड का समापन करते हुए जरा सोचिए, 2250 से ज्यादा मेलों को आयोजित करने के पीछे की अर्थव्यवस्था और रोजगार का मॉडल कितना विशाल होगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये आपके लिए खुद से एक्सप्लोर करने का एक नया विषय है। इतने बड़े आयोजन बिना किसी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के सदियों से चल रहे हैं। ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है। आज के इस डीप डाइव में सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए, मजा आ गया। चलिए, इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी श्रोताओं को भी इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।